हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया की 18th चैप्टर 18वां चैप्टर जो है हमारा वो ये रहेगा। हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, जिसको हमने लोशेंट से लिया है। ये तो आपको पता ही चल गया, 2-3 बुक्स को हम ऐड कर लेते हैं इसमें, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाए और जो हमारे वन लाइनर्स हैं और एमसीक्यू हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं। 100% तो क्लियर नहीं होंगे, ये तो 100% बात बोल सकता हूँ मैं, बट कुछ हद तक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ आइडिया रहता है, एक्स्ट्रा आइडिया रहता है, ज़रूर रहता है भाई। डिटेल से पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है, और प्रत्येक बुक में से कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ कम करना पड़ता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बात तो होती रहेंगी। जल परिवहन, पोर्ट्स ऑफ इंडिया में हमारे अपने वाटर ट्रांसपोर्ट को हम जो है शामिल करते हैं, तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। केंद्रीय अंतर्देशीय राजमार्ग नहीं, जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1987 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जल मार्गों को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग क्या होते हैं? ये जो जल मार्ग होते हैं ये नदियों, नहरों, झीलों आदि के द्वारा होते हैं। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल माल की ढुलाई के केवल 1% की ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन वो जो है अंतर्देशीय जल मार्गों से होती है। राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद तक का जल मार्ग जो है उसको 22 अक्टूबर 1986 को जो है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। अब यहाँ पे पूरा थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा सामुद्रिक जल मार्ग, उनकी बात करेंगे। देखो होता क्या है, एक तो हमारा ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ये जो है रेगुलेट करता है हमारे ट्रांसपोर्ट, कौन से को? वाटर ट्रांसपोर्ट को। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। और दो तरीके से हमारे यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको बांटा गया है। एक तो जो है समुद्र के रास्ते हैं, और दूसरा हमारे नदियाँ हो गई, नहरें हो गई, झीलें हो गई, उनके तहत भी, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, खासकर जो है हमारी नदियाँ या नहरें। तो ओके, झीलें हो सकता है थोड़ी लंबी हों, या झील को पार करने के लिए होता है। ये डिटेलिंग में मुझे ज़्यादा नहीं जाना, बट कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो इन सब चीज़ों को। इनको अंतर्देशीय जो है जल मार्ग कहा गया है, और ये केवल 1% व्यापार को जो है कंप्लीट करवाने में साथ देती हैं। दूसरे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना हमारे, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वो देखो टाइम लगता है इसमें, बट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है सामुद्रिक जलमार्ग। दूसरा टाइप हो गया इसका। इसका लगभग भारत की 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। भारत की समुद्री रेखा कितनी लंबी है? तो 7517 किलोमीटर लंबी है। ये मुख्य भूमि से पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली हुई है। यह व्यापार के लिए, देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 नहीं है भाई, 13 है। ठीक है, 12 नहीं है, 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे मोटे बंदरगाह हैं। बंदरगाह या पतन एक ही बात होती है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से अगर देखें तो 68%, 68% व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। तो ये राष्ट्रीय जो है जल मार्ग है। राष्ट्रीय जल मार्ग इसमें NW 1 2 3 4 5 6 कौन सा कहाँ पे जाता है, किसकी लंबाई कितनी है, ये भाई बड़े ध्यान से देखने की चीज़ यहाँ पे है। आपके सामने टेबल दी गई है। ओके, सबसे पहला जो हमारा है इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद, ये 1620 है। और लेटेस्ट जो है ना NW 6, ये लखीमपुर से बंगा है। ये प्रस्तावित है, कंप्लीट हो गया होगा अभी तक तो 121 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ जो है हमारे बंदरगाहों की। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, इन 13 के बाद में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो 13 बंदरगाह है ना बड़े, इनके बारे में बाद में बताएंगे आपको। अब यहाँ पे सबसे बड़ा देश का बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। छोटे बंदरगाहों का जो
नियंत्रण है वो समवर्ती सूची में डाला गया है, जिसका प्रबंधन कौन करता है? संबंधित राज्य। संबंधित राज्य या राज्य सरकार भी आप बोल सकते हो। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। यहाँ पे डॉल्फिन नोज चट्टान जो है, ये इस चट्टान के पीछे ये बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम। ठीक है। उसके बाद कांडला बंदरगाह आता है। इसका जो नया नाम है वो रख दिया गया है पंडित दीनदयाल जी के ऊपर। ठीक है, कांडला बंदरगाह ये जो है इसका निर्माण मुंबई जो बंदरगाह है ना, सबसे व्यस्त जो हमारा बंदरगाह है वो मुंबई है। ठीक है, और इस मुंबई का जो बंदरगाह है उसका दबाव कम करना था, क्योंकि उस पर काफ़ी दबाव चल रहा था, तो वो आसपास भी पड़ते हैं दोनों। ठीक है, गुजरात में हो गया, वो महाराष्ट्र में हो गया मुंबई। ठीक है, तो उसका दबाव कम करने के लिए क्या कर दिया गया? कांडला को डेवलप किया गया है। ठीक है, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह इसको बोला जाता है। उसके बाद कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी जो है कहा जाता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे एक नोट है, कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत या फिर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत जो है बनाया गया सबसे पहला बंदरगाह था। उसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता, नदीय प्रकार का एक बंदरगाह है। इसमें 2 गोदी प्रणालियां हैं, एक तो हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और दूसरा है पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली। ये 2 प्रणालियां हैं और जो कोलकाता जो बंदरगाह है उसकी, और ये एक नदीय प्रकार का बंदरगाह है। अब अलग अलग बंदरगाहों की अलग अलग विशेषताएं हैं। ज़्यादा डिटेलिंग आप लोग गूगल करके देखें, बुक से पढ़ें, अलग अलग बुक से देखें, उसको कंपेयर करें, फिर अपने नोट्स बनाएं, ये मैं आपको प्रीफर करूँगा। चेन्नई जो बंदरगाह है या पतन है, हर मौसम में काम करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, हर मौसम में काम करने वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कैनाल के ऊपर लगाया गया है, सेतु समुद्रम। ये जो है चेन्नई से तूतीकोरन के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया गया। और उससे कितनी दूरी कम होने की पॉसिबिलिटी दिखाई गई है? संभावना है 434 जो है समुद्री मील की। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? सीधा सीधा कई बार पूछ लेता है। अब ये क्वेश्चंस क्यों पूछता है एग्जामिनर? देखो, जब करंट में कई बार क्या होता है कि टॉपिक्स है ना ओपन हो जाते हैं, फिर उसमें मान लो कहीं पे मान लो कांडला बंदरगाह है, वहाँ पे कोई अलग कुछ एक्टिविटी हो गई, वहाँ पे जाने के बाद कुछ नई चीज़ लॉन्च कर दी गई, किसी जहाज़ को वहाँ पे लॉन्च किया गया, सबसे पहले कोई योजना स्टार्ट वहाँ से की गई, तो फिर क्या होता है उसकी स्थापना पूछ लेंगे, वो कब सिचुएटेड हुआ था, वो किस प्रकार का बंदरगाह है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, ज्वारीय है, किस प्रकार का नदीय है, किस प्रकार का बंदरगाह है, इस तरीके की चीज़ें हैं ना छूट जाती, मतलब ओपन हो जाती हैं, छूट जाती हैं ना, ओपन हो जाती हैं फिर। तो इसलिए कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि केरला के अंदर है। देश का जहाज निर्माण और मुरम्मत करने का सबसे बड़ा जो अक्षमता वाला शिपयार्ड है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। ओके, भारत के बड़े बंदरगाह, ये जो है आपको टेबल दी गई है, यहाँ पे टेबल दी गई है 12 की, मैं आपको 13 की टेबल दिखाऊंगा लास्ट में, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। उसके बाद मोरमुगाओ, ये एक प्राकृतिक पतन या बंदरगाह है जो कि ब्रेक वाटर या फिर मोल से घिरा हुआ है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो कि बड़े पोत को आने जाने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तर तट पर स्थित है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रो फेरी। इसका पूरा नाम रोल ऑफ फेरी है। रोल ऑफ का मतलब किसी भी सामान को लादना या फिर उसको उतारना, मतलब भरना और उतारना। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप यानी कि फेरी मतलब कार्गो शिप मतलब फेरी होती है जिसमें पैसेंजर के साथ
ही बाइक, कार, ट्रक इस तरीके की बड़ी बड़ी गाड़ियों को लाद के एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य क्या था? किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को या फिर यात्रा को जो ज़्यादा समय लगता था उस समय को कम करना है। रोरो फेरी समुद्री के छोटे रास्ते, छोटे से छोटे रास्ते को होते हुए कम समय में एक व्यक्ति को उसके वाहन के साथ साथ जो है उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा गुजरात में भावनगर के घोघा के से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू हुई थी। इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच की दूरी सड़क यात्रा के दौरान 360 किलोमीटर है, जबकि समुद्र के रास्ते से ये दूरी मात्र 32 किलोमीटर की रह जाती है। इस कारण सड़क यात्रा से लगने वाला जो 7 से 8 घंटे का दूरी है वो रोरो फेरी के माध्यम से 1 घंटे में तब्दील हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? ये जो रोरो फेरी है इसका मतलब ये होता है, ये जो सेवा है वो इसलिए शुरू की गई है। अब मान लो यहाँ पे है समुद्र, ठीक है, यहाँ पे है समुद्र, आपका गंतव्य स्थान है ये ए पॉइंट, आप यहाँ पे बी पॉइंट पे रहते हैं, या तो आपको यहाँ से जाना है या फिर आपको यहाँ से जाना है। मान लो यहाँ से जाना है, ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो एक रास्ता है ये सीधा, ठीक है, होगी तो कम ही दूरी, बट कई बार क्या होता है पहाड़ी इलाकों में, समुद्री इलाकों में इस तरीके की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहाड़ी इलाकों की बात नहीं है यहाँ पे, समुद्री इलाकों की बात या पानी से संबंधित वाटर ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात चल रही है। तो क्या करते हैं, एक ऐसा जहाज़ होता है, ठीक है, जिसको रोरो फेरी कहा जाता है, या ऐसी टेक्निक है जिसको रोरो फेरी कहा जाता है। इसके अंदर जैसे मुझे बाइक से जाना तो मेरी बाइक भी इस जहाज़ के अंदर ही चढ़ जाएगी मेरे साथ ही, ठीक है, और मुझे वहाँ पे उस किनारे पे छोड़ देगा, और जो भी मेरा वहाँ पे काम है मैं उस काम को करूँगा और वापस फिर इसमें चल दूँगा, वापस फिर मुझे इसी रास्ते से घर पे छोड़ दिया जाएगा। ये जो टेक्निक है इसको अपनाया गया है ज़्यादा दूरी को एक तरीके से कम करने के लिए, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि एक जो है दूरी को कम करने के लिए बोल सकते हो, टाइम को बचाने के लिए बोल सकते हो, ये सब चीज़ें आप लोग बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद भारत के 13 बड़े बंदरगाह जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हैं, इनको क्या कहते हैं, इनके नाम तो नहीं बदल दिए गए, या ये प्राकृतिक हैं कि नहीं हैं, ये नदियाँ हैं कि कैसे हैं, कब बने थे, कब क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें इन बंदरगाहों के बारे में पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडला की करते हैं, जो कि गुजरात के अंदर है। इसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल बंदरगाह जो है कर दिया गया है। दूसरा बंदरगाह आता है हमारा मुंबई का, जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह है हमारे देश का, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह का टाइटल इसको मिलता है। नावा शावा, ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसका नया नाम रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, या पोर्ट भी बोल देते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप। उसके बाद मुर्मुगांव जो है आपको गोवा में देखने को मिलता है। देश का सबसे बड़ा निर्यातक आधारित बंदरगाह है। यहाँ से जो है हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, ओके। उसके बाद न्यू मैंगलोर, ये जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। और आकार की दृष्टि से सबसे छोटा जो है बंदरगाह आप न्यू मैंगलोर को कहते हो। कोचीन जो है आपको केरला में देखने को मिलता है। अरब की रानी के नाम से इस बंदरगाह को ज़्यादा जाना जाता है। तुतिकोरिन आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, इसको BO चिदम्बरनार जो है बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु में है ही, आपको पता है, ये कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है हमारे देश का। सबसे गहरा बंदरगाह की जो अगर टाइटल दिया जाता है तो वो विशाखापट्टनम को दिया जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह ये हमारे देश का है। फिर आती है बारी पाराद्वीप की। पाराद्वीप जो बंदरगाह है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कहाँ पे देखने को मिलता है पाराद्वीप, ओके। इसका जो ये जो है पोताश्रय, इसका जो पोताश्रय है वो सबसे ज़्यादा गहरा है। उसके बाद कोलकाता या हल्दिया दोनों बोल सकते हो आप इसको, कोलकाता बंदरगाह भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही कोलकाता से पता चल रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारा
नदीय पतन है, ठीक है। नदीय पतन हमारा कौन सा है, तो कोलकाता। एन्नोर, एन्नोर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड जो है हमारा बंदरगाह है, और ये 12 दिए हुए थे हमारी बाकी सारी बुक्स में। ये 13th जोड़ दिया गया है। वधावन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी बड़े बंदरगाहों में शामिल हो गया है। देश का पहला मेगा पोर्ट हम जो है इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने पॉइंट्स के ऊपर। अब हम अपने पॉइंट्स का जिक्र करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लगभग 15 मिनट के आसपास हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम अपने पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या क्या हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। देखो, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है। वो एक टाइडल, टाइडल मतलब ज्वारी है भाई। कई बार क्या होता है कि हिंदी में ज्वारीय लिख देगा, और ये भी आजकल इस तरीके से भी वो जो है लिखने लग गया है, टाइडल, ठीक है। टाइडल, टाइडल शायद मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया इंग्लिश में, ये गलत बात है मेरी, इंग्लिश ठीक होनी चाहिए थी। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइडल ऐसे भी लिख देगा और ज्वारीय भी लिख देगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए, खासकर हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो इंग्लिश में देख लेते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है। कांडला इसका पहले नाम होता था, अब इसका पंडित दीनदयाल नाम जो है रख दिया गया है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह जो इसका नाम यहाँ पे रख दिया गया है, ओके, ठीक है जी। विशाखापट्टनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरीके से संरक्षित बंदरगाह है। लैंडलॉक्ड क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये लैंडलॉक्ड क्या होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं बताया तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना पड़ेगा कि लैंडलॉक्ड क्या होता है। 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख या लघु बंदरगाह हैं। देखो, 200 के आसपास जो है हमारे देश में बंदरगाह हैं, ठीक है। 200 के आसपास गैर प्रमुख बंदरगाहों में आप बोल सकते हो 200 के आसपास हैं, और प्रमुख जो हमारे बंदरगाह हैं वो 13 हैं, जो उनकी मैंने आपको लिस्ट दिखाई। अक्टूबर 2022 तक की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताइए। ये ब्रिटिश नाम लेते ही है ना, हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। बैक सेंचुरी लिख रहा था मैं भी, 1600 ईस्वी में स्थापना की थी उन्होंने, तो वहाँ से शुरुआत की थी। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि अगर वहाँ से शुरुआत की गई थी तो उन्होंने व्यापार शुरू किया था सबसे पहले, ये भी सबको पता है। तो इसलिए क्या होगा, कोलकाता जो है वहाँ हमें पहचान में आ जाएगा कि कोलकाता के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस जो है शहर में है, तो ये नवी मुंबई में है। मोर्मुगांव बंदरगाह जो है किस राज्य में है, ये गोवा में आपको देखने को मिलता है। जुआरी मुहाने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह आपको देखने को मिलता है, मोर्मुगांव, ठीक है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता को जाना जाता है। नदीय बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह जो है कौन सा है, ये आप ये भी पहचान सकते हो, जैसे ईस्ट इंडिया वाला जो फैक्ट हम लोग जोड़ रहे हैं साथ में उसके, है ना। भारत में लगभग कितने प्रमुख जो है बंदरगाह हैं, ये यहाँ पे सही दिया हुआ है इन्होंने, 13 जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह ये कहाँ पे है, या हम लौह अयस्क निर्यात कहाँ से करते हैं, तो हम लोग गोवा से करते हैं। उसके बाद कौन सा बंदरगाह है जो स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, तो ये विशाखापट्टनम जो है हमारा स्थल से घिरा हुआ बंदरगाह है और सबसे सुरक्षित जो है बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये जो है आपको कोलकाता में देखने को मिलता है, उसका नाम ये रखा गया है अभी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। हजीरा बंदरगाह ये किस राज्य में है, ये गुजरात में देखने को मिलता है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये चेन्नई जो है आपको देखने को मिलता है सबसे पुराना बंदरगाह। भाई ये अभी साउथ में है, पहले इसको पूर्वी तट में जो है काउंट किया जाता था, क्योंकि सबसे पुराना है ये हमारे देश का। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसको गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था, तो ये कांडला को किया गया था, और
इसको ज़्यादा जो है विकसित करने का जो क्रेडिट है वो मुंबई बंदरगाह को जाता है, क्योंकि उस पे बहुत ज़्यादा मतलब व्यस्त हो रहा था वो, उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको फोर्स को कम करने के लिए इसको डेवलप किया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है, ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। किस बंदरगाह को किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो कोची। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है, ये पारादीप है। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, कांडला। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इस पे काफ़ी मतलब फोकस किया गया था जो गवर्नमेंट थी हमारी उसके द्वारा। ओके, चाबार बंदरगाह, ये ईरान का बंदरगाह है, ठीक है, ईरान का है ये चाबार बंदरगाह। ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। कोलकाता बंदरगाह जो है कौन सी नदी के किनारे है, कोलकाता शहर भी हुगली नदी के किनारे है, और कोलकाता बंदरगाह भी आपका हुगली नदी के किनारे है, और कोलकाता बंदरगाह जो है वो एक नदीय बंदरगाह है, ठीक है। मुर्मुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, ये गोवा में देखने को मिलता है। चटगांव किस देश का बंदरगाह है, ये आपका बांग्लादेश का बंदरगाह है। अंटार्कटिका अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था, मुर्मुगांव बंदरगाह से जो है अंटार्कटिका अभियान भगवान नहीं शुरू किया गया था। चाबार बंदरगाह ये भी काफ़ी जो है न्यूज़ में रहता है, ये ईरान के अंदर आपको देखने को मिलता है। अरे चाबार ही तो था यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पॉइंट्स दिए गए थे, कुछ थोड़े से ही थे, पूरा एक पेज भी नहीं था इस पे। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देख लेना है। ये कुछ अलग से पॉइंट्स डाले हुए हैं और ये आपके पास बुक अवश्य ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ना, वो उसमें हम बात करेंगे भारतीय राज्यों की, ठीक है, भारतीय राज्यों की या इंडियन स्टेट्स की हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, जाहिर सी बात है, तो आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक पे देखा है तो इसको वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, और पेज को आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, स्किल IQ के टेलीग्राम पे जाना है, या फिर स्किल IQ का व्हाट्सएप चैनल जो है आप फॉलो कर लेना, क्योंकि आजकल वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि टेलीग्राम को हटा रहे हैं, कुछ इस तरीके का हो सकता है। अभी कोई न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, अभी चलेगा, बट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सब जगह से सोशल मीडिया पे जो भी आप चलाते हैं, फोर्स नहीं करेंगे हम आपको, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पे आप स्किल IQ को और मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि इंडियन स्टेट से बिलोंग करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।